आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास के लिए मैं जो सबसे पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनकी बोर्ड एग्जामिनेशन में से कई छोटी छोटी टिप्पणियाँ जो होती हैं वह प्रमुख रूप से आपके सामने बनने का कार्य करती हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मैं यहाँ से जो ले रहा हूँ वो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 12 के लिए तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, सबसे पहला चैप्टर मैं यहाँ से लेने का कार्य कर रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो सबसे पहली परिभाषा के अंतर्गत अगर हम पूछें तो चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहली परिभाषा बनती है तत्व किसे कहते हैं। तो याद रखना है, क्लास 9 10th में हमने पढ़ा हुआ है तत्व किन्हें कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर होता है, पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम प्रमुख रूप से तत्व के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। निष्कर्षण मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग करने की क्रिया। तो यहाँ पे हम जो चीज के बारे में बात करेंगे, तत्व की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, कैसे तत्वों को हम प्रमुख रूप से स्रोत से प्राप्त करते हैं, कैसे उनको हम प्यूरिफाइड करके प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अशुद्धियों से उनको अलग करके हम प्रमुख रूप से तत्वों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे और प्रमुख रूप से जानेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ से ले रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन या प्रमुख रूप से हम परिचय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली परिभाषा में हम जब बात करते हैं तो आपको विशेष तौर पे याद रखना है तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर होता है। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम प्रमुख रूप से तत्व के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें तत्वों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तत्वों को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जो होता है वह प्रमुख रूप से भूमि को माना जाता है। स्रोत के आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहला जो पाए जाने वाला तत्व होता है उसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगर हम धातु की परिभाषा बनाएं तो देखिए, बहुत सिंपल वे में मैंने आपके सामने लिखा है। अगर आप इसको मेरी ट्रिक से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है धातु वे तत्व जो ठोस, चमकदार, कठोर एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के प्रमुख रूप से तत्वों को हम धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, प्रमुख रूप से पाया जाने वाला आपका एल्यूमिनियम हो गया। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे वर्ड आया है ऊष्मा के सुचालक। तो सुचालक का मतलब क्या होता है, जब पाई जाने वाली कोई वस्तु, कोई आयन जो होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने का कार्य करेगा तो ये कहते हैं इसमें चलन की क्रिया हो रही है। तो धातु जो होती है, यदि आप लोहे की रॉड को ले लो और रॉड को प्रमुख रूप से आप गर्म करिए तो क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह गर्म होने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये उसमें क्या कर रही है, आयन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने का कार्य कर रही है। तो हम कहेंगे कि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो धातु होती है वह प्रमुख रूप से ऊष्मा कैसी होती है, सुचालक होती है। अब हमारी परिभाषा आती है अधातु के बारे में। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है वे तत्व जो चमकहीन, भंगुर, विद्युत के कुचालक, तन्यता एवं आघात वर्धनता इनके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। वे तत्व जो चमकहीन होते हैं, भंगुर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें तन्यता तथा आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता। पाए जाने वाले इस प्रकार के तत्वों को हम पूर्ण रूप से अधातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन हो गया, हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे छोटी छोटी परिभाषा में अगर बात करूँ तो मैंने अंडरलाइन आपके सामने कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर परिभाषा में पूछा जाता है तो पूछा जाएगा भंगुरता को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली परिभाषा के बारे में बात करता हूँ, भंगुरता किसे कहते हैं। तो याद रखना है भंगुरता का मतलब क्या होता है, तो वह क्रिया या जब किसी पदार्थ को किसी सतह पर टकराने का कार्य किया जाता है तो यदि वह पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का कार्य करता है तो इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से भंगुरता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, इसके बाद तन्यता का गुण लिखा है। तो तन्यता का मतलब क्या, तानना मतलब किसी चीज को खींचना। तो आपको मालूम है कि सोना हुआ, चांदी हुआ, इनको आप प्रमुख रूप से लंबे से लंबे तार के रूप में खींचने का कार्य कर सकते हैं। तो तन्यता का गुण धातुओं में तो होता है, अधातुओं में प्रमुख रूप से तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, वह क्रिया जिसमें पाए जाने वाले किसी तत्व को पीटने पर जब वह चादर के रूप में परिवर्तित होने का कार्य करती है तो इसकी यह क्रिया जो होती है, इस क्रिया को हम आघात वर्धनीयता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो विशेष तौर पे याद रखिएगा, आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण जो होता है धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में उपस्थित नहीं होता। उपधातु के बारे में बात करते हैं। आइए उपधातु के बारे में बात करते हैं। लिखा है, देखिए लिखा है जैसे वे तत्व जो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले तत्वों को हम प्रमुख रूप से उपधातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, आपका सिलिकन हो गया, टेल्यूरियम हो गया, ये इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण हो जाएंगे। एक नोट, ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, विशेष तौर पे याद रखना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट के रूप में प्रमुख रूप से गिना जाता है। तो हमें विशेष तौर पे याद रखना, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है,
उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा में वह उपस्थित रहने का कार्य करती है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो होती है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एल्यूमिनियम होती है। कितने प्रतिशत होती है? 80% होती है। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु अगर पूछ ली जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति में धातु की उपलब्धता के बारे में। तो प्रकृति में जब प्रमुख रूप से धातु की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे, प्रकृति में जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु की उपलब्धता के बारे में बात करते हैं, तो प्रकृति में पाई जाने वाली धातु जो होती है वह प्रमुख रूप से दो अवस्थाओं के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करती है। सबसे पहली अवस्था होती है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो धातुएं होती हैं या तो वह प्रमुख रूप से आपके हाइड्राइड के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करती हैं या प्रमुख रूप से अपने ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा मुक्त अवस्था में क्या होता है, तो वे धातुएं जो प्रकृति में किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती और स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के आपकी भूमि के अंतर्गत विद्यमान रहने का कार्य करती हैं, इस प्रकार की पाई जाने वाली धातुएं जो होती हैं, धातुओं की इन्हीं अवस्थाओं को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मुक्त अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये धातुएं प्रमुख रूप से किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती, ये शुद्ध रूप में प्रकृति के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। संयुक्त अवस्था के अंतर्गत आ जाइए तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति में हाइड्राइड और ऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अवस्था का मतलब क्या हुआ, संयुक्त अवस्था का मतलब होता है जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु जो होती है, जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु अपने हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के निर्माण का कार्य करती है, तो वह जिस अवस्था के निर्माण का कार्य करेगी उस अवस्था को प्रमुख रूप से संयुक्त अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तीसरी चीज पे आ जाइए, यहाँ से छोटी सी परिभाषा निकल के आती है, खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकृति में धातु जिस रूप में उपस्थित रहने का कार्य करेगी उसे उस धातु के खनिज के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्रकृति में धातु अगर संयुक्त अवस्था में तो सोडियम अपने ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करेगा, हाइड्राइड के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करेगा, यही इसके पाए जाने वाले खनिज होते हैं। जो प्रकृति में धातु जिस रूप में पाई जाएगी उसी अवस्था को हम प्रमुख रूप से उसके खनिज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अयस्क के बारे में बात आती है, अयस्क किन्हें कहते हैं, याद रखिएगा वे खनिज जिनसे धातुएं सुविधापूर्वक या बड़ी आसानी से कम लागत में आप प्राप्त करने का कार्य करते हैं। पाई जाने वाली इस प्रकार की प्रमुख रूप से जो क्रियाएं होती हैं, इस प्रकार से प्राप्त होने वाली धातु को या इस प्रकार से प्राप्त होने वाले खनिज को हम अयस्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी खनिज से यदि आप बड़ी आसानी के साथ बहुत कम लागत में धातुओं को प्राप्त करने का कार्य करते हैं तो प्रमुख रूप से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होगा उसको अयस्क कहेंगे। देखिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से अयस्कों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने है कि अयस्क जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्साइड अयस्क। जब पाई जाने वाली धातु जो होती है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने का कार्य करती है तो वह अपने जिस अयस्क के निर्माण का कार्य करेगी उसे ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट में देखिए Fe जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आपकी धातु है। Fe जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आपकी क्या है, धातु। इसने किसके साथ क्रिया की, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है इसलिए इसको हम ऑक्साइड अयस्क के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। सल्फाइड अयस्क में आ जाओ, जब पाई जाने वाली धातु जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सल्फर के साथ क्रिया करने का कार्य करेगी तो अपने जिस अयस्क का निर्माण करेगी उसको सल्फाइड अयस्क कहेंगे। जैसे कॉपर पायराइड प्रमुख रूप से पाए जाने वाला इसका उदाहरण हो गया। कॉपर पायराइड में Cu धातु है, Fe धातु है, ये इसने प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सल्फर के साथ क्या की है, क्रिया की है। कार्बोनेट अयस्क में आ जाइए, जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अपने कार्बोनेट के साथ क्रिया करने का कार्य करेगी तो बनने वाला जो अयस्क होगा उसको हम कार्बोनेट अयस्क के नाम से जानेंगे। सल्फेट अयस्क में भी सेम इसी प्रकार से जब पाई जाने वाली प्रमुख रूप से धातु जो है वह प्रमुख रूप से सल्फेट के साथ क्रिया करने का कार्य करेगी तो बनने वाला अयस्क जो होगा वह प्रमुख रूप से सल्फेट अयस्क के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। हैलाइड अयस्क के अंतर्गत आ जाए, हैलाइड अयस्क क्या होते हैं, तो हैलाइड को हम प्रमुख रूप से किससे प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन्स को X से। X का मतलब प्रमुख रूप से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटिन। अगर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु जो है वह क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो क्लोराइड अयस्क कहलाएगा, ब्रोमीन के साथ करती है ब्रोमाइड अयस्क, आयोडीन के साथ करती है आयोडाइड अयस्क कहलाएगा, F के साथ क्रिया करती है तो उसको फ्लोराइड अयस्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हैलाइड अयस्क बनने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है हॉर्न सिल्वर, देखिए Ag यहाँ पे प्रमुख रूप से धातु है, Cl प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हमारा जो हो गया वह प्रमुख रूप से हैलाइड हो गया। तो पाई जाने वाली धातु ने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इसके साथ हैलाइड के साथ क्रिया की तो बनने वाला अयस्क जो होगा उसको हैलाइड अयस्क। इसी प्रकार से सिलिकेट अयस्क के बारे में बात आती है। सिलिकेट अयस्क मतलब जिसमें सिलिका उपस्थित रहने का कार्य करे, SiO2 उपस्थित रहने का कार्य करती है। नाइट्रेट के रूप में प्रमुख रूप से इसमें नाइट्रेट का जो NO3 होगा वह उपस्थित रहने का कार्य करेगा तो नाइट्राइट अयस्क के रूप में उसको क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए एक और नोट जो यहाँ से है वह प्रमुख रूप से निकल के आता है। नोट हमारा क्या है,
क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कई बार एनसीईआरटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया पूछा गया है, भूमि पर पाई जाने वाली धातुओं की प्रतिशत मात्रा को स्पष्ट करने का कार्य करिए। कितनी मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित रहने का कार्य करती है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो भूमि पर धातुएं होती हैं, एल्यूमिनियम जो होती है, एल्यूमिनियम वह 8.3% मात्रा में उपस्थित रहने का कार्य करती है। Fe जो होती है 5.1% और कैल्शियम जो होती है 3.6% उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। कुल धातुओं में बात कर रहे हैं, कुल धातुओं में प्रकृति पर कुल धातुओं की मात्रा जितनी है उसमें प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम 8.3%, Fe 5.1%, कैल्शियम 3.6% रूप में उपस्थित रहने का कार्य करती है। यहाँ से ये परिभाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्वेश्चन पूछा जाता है धातुओं के निष्कर्षण या धातुकर्म से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा, धातु के निष्कर्षण के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करने की क्रिया धातु का निष्कर्षण या धातुकर्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब जो हमारे अयस्क हैं, खनिज से हम अयस्क को प्राप्त करते हैं और अयस्क से विभिन्न प्रकार के सांद्रण की क्रिया के बाद हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसको, धातु को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी क्रिया को हम धातुकर्म की क्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। अब यहाँ से आगे कल हम प्रमुख रूप से धातुओं की निष्कर्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आप प्रमुख रूप से इनके ऊपर विशेष तौर पे याद रखिएगा, इनको ध्यान देते रहिएगा। ये मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इसमें से बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्रयास करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो जाएं, सारी जानकारियाँ आपके पास अवेलेबल हो जाएं। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।